देवेश, देवेश, येस सर. हॅपी बर्थडे. थँक्यू सर. आला नाही पार्टी द्यायला आज? नाही आलं सर. उद्या. हो सर. गुड इव्हनिंग स्वप्नील. अजिंक्य, खूप इरेग्युलर आहे तू. हो सर, हो सर. तेजस, गुड इव्हनिंग. चलो, so good evening everyone. In last lecture we have just completed the discussion about vector, और उसके साथ मैंने बोला था कि कुछ बातें हैं वेक्टर की, क्योंकि ये वेक्टर जो है कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि रिमेनिंग टॉपिक्स में हमें इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा डिस्कशन करना है. इसलिए जितना रिक्वायर्ड था एज ए वेक्टर सेपरेट पढ़ना, उतनी सारी कंसेप्ट हम कल के लेक्चर तक कंप्लीट कर दिए हैं. अब आगे जाके जो है हमें डिफरेंट टॉपिक्स में जैसे जैसे यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ी है वहां पे हम अप्लाई करते जाने वाले हैं. ठीक है, लेकिन कुछ एक दो कंसेप्ट है वेक्टर की जो डिस्कस करना बाकी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके सिमिलर क्वेश्चन कल के एसबीटी में भी आ गए थे, और वो थोड़ा सा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है. उनको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं. आपको क्वेश्चन दिया है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन होती है एज पर माय एक्सपीरियंस कि रिलेटेड टू वेक्टर, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है एंड उस क्वेश्चन में डिस्कशन किया जा रहा है अबाउट इट्स कंपोनेंट्स, यानी आईजे के फॉर्म में आपको अगर वेक्टर का डेटा दिया है और उस रिलेटेड कुछ भी पूछा इंटरेक्शन करने को, तो उसका डर नहीं लगता है, एकदम इजी लगता है क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है. लेकिन जब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इस तरह से चेंज होती है, आपको ए बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, इनसे रिलेटेड का कुछ इंटरेक्शन देते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसे डर लगता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. तो फिजिक्स में मैं स्टार्ट से आपको बोल रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन के ऊपर आपको थिंक नहीं करना है. आपने क्वेश्चन रीड किया तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा आपके दिमाग में इंस्टेंटली आ रहा है, पेन हाथ में लेके उसको सॉल्व करते जाओ, उसको लिखते जाओ, यू विल गेट. क्योंकि बहुत सारी बार में ये फिजिक्स के जो एप्लीकेशंस, ये क्वेश्चंस होते हैं, आगे क्या करना है ये बस प्रीवियस स्टेप में हमें मालूम होता है. तो अगर क्वेश्चन देख के अगर उसके ऊपर सोचेंगे तो मेनी टाइम्स उसका आंसर हमें दिमाग में आता नहीं है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख गया कि इधर क्रॉस प्रोडक्ट है, इधर डॉट प्रोडक्ट है, और आपको यहाँ पे बोला है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा. ठीक है, बोला है कि फाइंड थीटा, यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अब अगर हमें ए वेक्टर इक्वल्स टू कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इस तरह से डेटा देते, अपन लगेज cos थीटा इक्वल्स टू p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p इनटू मॉड ऑफ q पुट करते, हमें आंसर मिल जाता, हम एंगल कैलकुलेट कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होगा. यहाँ पे आपको जो है आईजेके के फॉर्म में डेटा दिया नहीं है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा सोच के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे. जो हमें मालूम है उसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे हमें इतना मालूम है कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इनका सिंप्लीफिकेशन होता है ए बी साइन थीटा. दो वेक्टर के बिटवीन अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इनका सिंप्लीफिकेशन होता है ए बी कॉस थीटा. अब देखो यहाँ पे ये स्टेप लिखने से पहले ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि आगे कैसे जाएंगे, क्या करना होगा, इसके बाद स्टेप क्या होगी. लेकिन जैसे मैंने एक स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब 90% क्वेश्चन का डर है वो मतलब क्लियर हो गया. क्योंकि यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी दोनों तरफ कैंसल हो जाएंगे, एंड यहाँ पे कंडीशन बन गई कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा. तो आप मुझे बोलेंगे कि साइन का एंड कॉस का ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम है? 45 डिग्री. 45. यस, मतलब हो गया आंसर. लेकिन वो भी अगर मालूम नहीं है, एंड टाइम पे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इधर आएगा, वो डिवीजन में जाएगा, सो इट विल बी sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू बन गया 1.
नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? tan theta. tan थीटा. सो हियर tan थीटा बन गया 1. तो अगर tan थीटा 1 है तो tan का कौन सा एंगल 1 होता है? 45 डिग्री 45 degree. 45 मतलब इस तरह से भी हम यहाँ पे जो है एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है? मतलब बेसिक रूल मैं बोल रहा हूं आपको कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसके ऊपर ज्यादा थिंक करने से पहले उससे रिलेटेड जो डेटा आपके दिमाग में आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है? सो हियर थीटा विल बिकम कितना? 45 डिग्री. वेरी गुड. चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है. सो अब बोला गया है कि फाइंड एंगल बिटवीन देम. बोलो पहले इसके ऊपर क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो फिर से वही बात आ रही है कि अगर ए एंड बी की वैल्यू अगर हमें दे देते हो कि ये आई कैप जे कैप के कैप है, वो कुछ तो है एक्स वाई जेड आई कैप है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, ऐड करते, इनका डिटर्मिनेंट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते, आने वाले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते. उसमें कोई इश्यू नहीं था, बड़ी डील नहीं थी. मतलब प्रोसेस लेंथी थी, इट विल कंज्यूम टाइम, लेकिन हमारा आंसर आ जाता था. लेकिन अगर यहाँ पे आईजेके के फॉर्म में डेटा दिया ही नहीं है तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यहां पे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लियरेंस है वो बस चेक होती है. मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको क्वेश्चन में दिया जाता है ओनली टू चेक कि आपने जो कंसेप्ट स्टडी की थी वो कितनी डेप्थ तक वो क्लियर हो गई थी. इससे रिलेटेड डेटा आपको दिया जाता है. ठीक है? तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसके ऊपर थिंक करो एंड क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा मतलब थिंक अपॉन इट एंड टेल मी. कम ऑन फास्ट. क्या कर सकते हैं यहाँ पे बोलो? यस. यहां पे सॉल्व तो नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? ए एंड बी का कुछ डेटा ही नहीं दिया है. मतलब हमारे सारे ऑप्शन जो हम स्टडी कर चुके हैं, मतलब देखो इसके अगेंस्ट अगर क्वेश्चन में ऐसा डेटा होता कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड यही क्वेश्चन पूछा होता तो सब लोग मिलके क्या करते? सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते. अगर इनके कंपोनेंट्स है तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. डायरेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये मिल जाता हमें 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. ये तो मालूम है ना सबको कि अगर आई कैप है मतलब बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड वी कैन ऐड देम डायरेक्टली. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. नो. अब डॉट किसके साथ करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ में. तो ये आ गया यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बन गया. डिटर्मिनेंट आई जे के आ गए. फर्स्ट कॉलम बनेगा, सॉरी फर्स्ट रो बनेगा 2 1 1, दूसरा बनेगा 1 1 1. बोलो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? आई कैप ब्रैकेट ऑफ 1 1 1 1 0 माइनस ऑफ जे कैप ब्रैकेट ऑफ 2 1 1 1 मतलब 1 प्लस के कैप इनटू ब्रैकेट ऑफ 2 1 1 1 मतलब फिर से 1. यानी यहां पे आ रहा है माइनस जे कैप प्लस के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट. क्लियर? यस सर. मतलब कि अब जाके हमारे पास दोनों भी डेटा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी है एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी है. अगर दोनों की वैल्यूज मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? देखो ये बनेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कौन है? माइनस ऑफ जे कैप प्लस के कैप. है क्लियर सबको? अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे सिंप्लीफाई होगा? आई कैप तो यहाँ पे नहीं है मतलब 3 इंटू 0 3 क्या 0, ये देखो माइनस जे कैप प्लस के कैप है. मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. तो यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट किया मतलब 3 के साथ 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इनका मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया. क्लियर? यस सर. अब यहाँ पे प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ रहा है?
एक मिनट, थीटा नहीं फाइंड करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे? 0. 0. मतलब देखो, अगर हमें ये कंपोनेंट के फॉर्म में, आईजेके के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया जाता तो उसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों को पॉसिबल था, यही प्रोसेस फॉलो करते एंड आपका आंसर भी 0 आता। लेकिन ये कब पॉसिबल है? अगर ये ए वेक्टर की वैल्यू है, ये बी वेक्टर की वैल्यू है, ये आपको प्रोवाइड करेंगे तब। लेकिन जो एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन था, ये मैंने बस डिफरेंशिएशन के लिए एक्सप्लेन करके दिया। एक्चुअल जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ऐसे बोला है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर है, कौन से है हमें मालूम नहीं है, और उनका क्या करना है, जो यहाँ पे डायग्राम में शो किया है वो करना है, ये प्रोसेस करनी है। तो उसकी वैल्यू होगी कितनी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? कम ऑन फास्ट, थिंक अपॉन इट। हमें ए वेक्टर बी वेक्टर आईजेके के फॉर्म में दिए नहीं है। नाउ व्हाट टू डू? एनी आइडिया, एनी गेस? कृति, सनी? सर वो पहले ए वेक्टर से पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके बी वेक्टर से। तो उससे क्या मिलेगा हमें? सर करके देखो एक बार। यस सनी? सर वो a प्लस बी को रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? यस यस, बोलो बोलो क्या? वो a प्लस बी वेक्टर है ना, तो उसको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना सर, वो अंडर रूट। लगा सकते, लेकिन हमें अंडर रूट के फॉर्मूले में डालेंगे क्या? ए बी की वैल्यू ही नहीं ना। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसको यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हाँ सर। चलो, और कोई? कीर्ति हो गया, सनी हो गया, अजिंक्य, अजिंक्य, एनी, देवेश, इंद्रनील, ईश्वरी, तन्विशा, राम, शिवम, शुभम, मयूरी, प्रसाद, ऋषिकेश, श्रवण, तेजस, कौन है वो? चलो, नहीं तो यहां पे आपका कंसेप्चुअल क्लियरेंस चेक करते हैं। मतलब देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है एक एंगल से देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि डेटा ही नहीं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो कैसे, मतलब क्लियर ही नहीं हो रहा है। एंड दूसरे एंगल से ऐसे क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम में फोकस होता है, क्योंकि देखते टाइम ये डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन इनका आंसर सबसे कम टाइम में आता है। कैसे? आप देखो, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। देखो कि जब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि जब मैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो इनके रिजल्टेंट के बारे में मुझे मालूम है कि इनके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, इनके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रहेगा? वो परपेंडिकुलर रहेगा। किसको परपेंडिकुलर? ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। लास्ट लेक्चर में मैंने यही पढ़ाया था, जो एब्सेंट है ऐप पे लेक्चर है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट होता है इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है क्लियर? यस यस सर। साइमल्टेनियसली हमें मालूम है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट है ये सेम प्लेन में रहेगा, रिजल्टेंट दूसरे प्लेन में जाता ही नहीं है। डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है, ए वेक्टर बी वेक्टर के अलोंग एक्ट होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिस प्लेन में है उसी प्लेन में एक्ट होगा। यानी कि देखो, ये इनका जो रिजल्टेंट है, मैं अगर एज्यूम करूंगा कि ये एक्स के प्लेन में है, ऐसे एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है, ए वेक्टर यहां पे था, बी वेक्टर यहां पे था, और इनका रिजल्टेंट यहां पे रहेगा आर वेक्टर। तो ये एक्स वाई प्लेन में है, कौन? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है सबको? ये मैंने जो लिखा है समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं मैं? यस सर। अब Yes, साइमल्टेनियसली देखो, यहां पे हमने देखा इन दोनों का रिजल्टेंट ये एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है। मतलब कौन से प्लेन में? ये जेड के प्लेन में आ रहा है। क्लियर? यस सर। इसका मतलब क्या होगा? ये रिजल्टेंट का एंड ये क्रॉस प्रोडक्ट का, इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है वो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। वेरी गुड। एंड जब दो वेक्टर के बिटवीन एंगल 90 है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? लिख के दिया था ये, ऐसे मत करो बेटा। 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, याद है ना? यस सर।
तो इसका मतलब Yes. ये बस मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मुझे ये लिख के देना पड़ा। अदरवाइज आप अगर कंसेप्चुअल क्लियरेंस अप्लाई करते कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट उसी प्लेन में है, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है, एंड दोनों परपेंडिकुलर है, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है तो रिजल्टेंट 0 होगा। ये हो गया आंसर, मतलब विदाउट सॉल्विंग यू विल गेट आंसर। ठीक है, इसको बोला जाता है कंसेप्ट का एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखो क्वेश्चन में आपको इंडिकेशन दिए हुए होते कि यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आईजेके के फॉर्म में नहीं है, तो सॉल्व करेंगे कैसे? तो वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपको एक्चुअल पहले जो मैंने प्रोसेस ली थी वो फॉलो ही नहीं करनी है, आपको यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई करना है कि उनका जो एंगल रहेगा इन दोनों के रिजल्टेंट का वो 90 डिग्री होगा। एंड यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोई भी वेक्टर आने दो, हर बार इस प्रोसेस में उनका जो आंसर रहेगा वो 0 ही रहेगा। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेके एक्सप्लेन किया था, क्लियर? Yes, sir. आई थिंक चैटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आप लोग, है ना सनी? चलो, तो हो गया क्लियर अभी? यस और नो? Clear है sir. ओके, अभी थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, बीच बीच में एक आधा आएगा जो थोड़ा सा दिमाग को टेंशन देगा। मुझे बोलो ए वेक्टर इज 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप माइनस के कैप है। तो 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं। सनी Yes, काय sir. नहीं समझ ले सनी? चलो करो कॉमन फर्स्ट आंसर बोलो। सनी क्या नहीं समझा था बोलो मुझे। चैटिंग का क्या, तुमने नंबर टाइप किया, मुझे लगा किसी को नंबर दे रहा है। चलो करो कॉमन फास्ट, एकदम सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसी प्रोसेस है। एवरीवन हैव टू गिव द आंसर। Sir, 8i cap minus 2j cap plus 2k cap. वेरी गुड, यस सर सेम है। सेम आंसर है। यस सर। यस सर। वेरी गुड, एक बार मैं चेक कर लूं। देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ए को, मतलब डायरेक्ट आईजेके को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा था कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो उसके लिए कोई रूल नहीं है। रूल वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के, यानी मुझे 3a वेक्टर मिलेगा 9i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, माइनस बी वेक्टर एज इट इज है, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। 9 माइनस 1 8, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 3, एक मिनट माइनस 3 माइनस 1 ऐसे आएगा, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, सेम आंसर। Yes, sir. सबका सेम है, चेक इट। तेजस 8 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा? तन्विशा का भी करेक्ट है, वेरी गुड। चलो टेल मी मैग्नीट्यूड फॉर दिस, कर सकते मैग्नीट्यूड कैलकुलेट? क्या होगा मैग्नीट्यूड में? रूट ऑफ Under root 69. 64 प्लस 16 प्लस 4, तो ये आएगा 80, रूट ऑफ 84 ना? 8 यस सर हाँ, sir. 84। Yes, sir. हाँ. ओके 84। चलो अभी और एक सिंपल क्वेश्चन, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए मुझे, और आपको दिया है ए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, एंड बी वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। कर सकते हैं अब? यस नो? यस सर। Yes, करो sir. फिर। चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, डू इट।
अरे पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहे क्या? हाँ सर। नहीं ना, वो नहीं करना है बेटा। देखो ये दिया बस कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी वही एक्सप्लेन कर रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, है ना? Yes. इट मींस व्हाट? Yes, sir. 0 है. जीरो। सॉल्व करेंगे तो भी जीरो आएगा, लेकिन विदाउट सॉल्विंग अभी हमें मालूम हो गया था इस तरह से वेक्टर की डायरेक्शन चेक करना, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? या चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, आपको आता है कि नहीं? करो एक बार। सर क्लियर हो गया। क्लियर, ओके ठीक है। लगता है करना है क्रॉस चेक, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप कर सकते हो। ठीक है, चलो। आपको दिया है कि एक फोर्स है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, और ये एक्ट हो रहा है एक बॉडी के ऊपर जो इनिशियली प्रेजेंट है i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप पे, एंड फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अप टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप पे इन टाइम इंटरवल 3 सेकंड। तो आपको बोलना है कि इस प्रोसेस में कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी, या कितनी पावर यूटिलाइज होगी, या फिर कितनी पावर प्रोवाइड होगी। कर सकते हैं अभी सॉल्व? पहले क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस नो? क्लियर है। चलो लग जाओ काम पे, फिर देखते कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। राम वेरी गुड बेटा। देवेश तुम्हारा बर्थडे इसलिए हो रहा है आज। स्वप्नील करेक्ट। चलो डू इट, कम ऑन फास्ट। सर 5.5 वैट है। हाउ मच? 5.5 वैट। वेरी गुड, 5.5 वैट, एक्सेलेंट। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो। देखो सबसे पहले हम R1 R2 के ऊपर से निकालेंगे R वेक्टर, ये बनेगा हमारा क्या? R2 माइनस R1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? क्या होगा ये? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स आ गया, तो उनके ऊपर से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्क डन। अब वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू मल्टीप्लाई देम बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो करो डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा? 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू प्लस 2 माइनस 2, 5 इंटू 4 20, डिवाइडेड बाय टाइम दिया है 3, तो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम अगर करेंगे तो वो पावर बनेगी। तो 20/3 मतलब कितना आ रहा है? कीर्ति चेक करो बेटा, मेरा क्या गलत हो गया था या तुम्हारा गलत हो गया? देखो एक बार। सर मुझे वो बोर्ड पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? सर ब्लरी है सर। Yes, sir. Blurry. Yes, sir. सबको ब्लर है? Yes, sir. एक मिनट में कनीता। गुड। चलो तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि ए वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, दूसरा बी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्वेश्चन क्लियर है क्या? कम ऑन फास्ट टेल मी। हेलो, आ रही क्या आवाज? आ रही क्या सबको? Yes, sir. यस सर आवाज आ रही है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके ओके, तो यस बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा ना क्लियर है, आप बोलेंगे नहीं मुझे लगेगा कुछ नहीं आ रहा है। ओके, शिवम को भी क्लियर है इतनी दूर। तो कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, क्या बोलूं? सर एक बार करके देखते हैं। ठीक है चलो ट्राई करो, नहीं आए तो मैं हूं। चलो ईश्वरी करो बेटा। ओके अजिंक्य 2 मिनट के बाद बोलता हूं। जिनको आ रहा है वो सॉल्व करो, बाकी लोग अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो यूनिट वेक्टर निकालना मतलब हमें मालूम है कि कैसे निकालते यूनिट वेक्टर।
सपोज मुझे p का चाहिए तो मैं p क्या लिखता हूं, p वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p, ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर ना तो हमें a का निकालना है ना तो हमें b का निकालना है, हमें जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो a एंड b के प्लेन को परपेंडिकुलर चाहिए। तो इन सर दोनों के इसमें a इंटू बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू बी निकालना है ना? वेरी गुड, इनटू ना मत बोलो बेटा, क्रॉस बोलो या सर फिर डॉट क्रॉस, बोलो। हाँ सर क्रॉस, क्रॉस ना, क्रॉस। एक्सलेंट, वेरी गुड। ठीक है, ये बनेगा इस तरह से एंड दैट विल बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। एक्सलेंट, वेरी गुड कीर्ति, करेक्ट है आपका, गो है। बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो कि ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हमें इनका यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को परपेंडिकुलर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इनको परपेंडिकुलर वेक्टर तो अपन बाकी प्रोसेस से फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे बाय दिस मेथड, जिसमें मॉड आएगा फर्स्ट रो ijk होगा, सेकंड रो 1 - 2 1 होगा, थर्ड रो 1 3 2 होगा, तो वहां पे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, आई क्या ब्रैकेट में -2 -3 -7 माइनस जे क्या 2 1 1 प्लस के क्या ब्रैकेट में 3 + 2 5, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिल रहा है -7 आई कैप -j कैप प्लस 5 के कैप। एंड ये जो रिजल्टेंट है, मैं जिसको आर वेक्टर बोल रहा हूं, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि हमें क्या करना है, बस ये आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वो बनेगा आर कैप, उसका फॉर्मूला होगा आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। अब आर में मतलब एक्चुअल में कौन है, यही है, मतलब सेम फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका मॉड क्या होगा बोलो, रूट में -7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ रहा है रूट में 75 तो रूट ऑफ 75 मतलब क्या होगा 5√3 5√3 इनटू ये -7 आई कैप -j कैप प्लस 5 k कैप, दिस विल बी योर आंसर। है क्लियर? चलो क्लियर। yes sir ओके, आपको नेक्स्ट एक रिलेशन दिया है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू भी 0 है, तो आपको बोला गया है कि देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर विल बी। फिर से वही बात आ गई, देखो यहाँ पे अगर डेटा हमें IJK के फॉर्म में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया होता तो हम क्या करते, इनकी वैल्यू पुट करते, क्रॉस प्रोडक्ट करते, इनकी भी क्रॉस प्रोडक्ट करते, या फिर साइन कॉस का जो भी फॉर्मूला है कॉस थीटा का वो अप्लाई करते और एंगल फाइंड करते। वेरी गुड अजिंक्य। लेकिन यहाँ पे हमें डेटा उस फॉर्म में दिया नहीं है और बोला है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, और यहां से हमें फाइंड करना है कि ए एंड सी के बिटवीन का एंगल कितना होगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कम ऑन फास्ट थिंक अपॉन इट, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। सर 180 है क्या? हाँ 180 है सर। 180 कौन बोला ये? तो सनी ओके वेरी गुड, और शुभम करेक्ट है, और yes sir 180 180। चलो चलो बाकी लोग भी बोलो, कम ऑन फास्ट। और सर 0। 0, वेरी गुड। क्यों कीर्ति 0 क्यों? सर वो पैरेलल है ना। देखो कंडीशन क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, 0 है, 180 दिया नहीं है, लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो थीटा ए एंड बी के बिटवीन एक तो 0 चाहिए नहीं तो 180 चाहिए। क्लियर? yes sir
यही एक केस है जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर पहली कंडीशन लेंगे तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ये पैरेलल का साइन है, समझते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट, यहां पे फिर से बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बिटवीन का एंगल भी एक तो 0 चाहिए, नहीं तो 180 डिग्री चाहिए। क्लियर? Yes. नो? ओके, यानी कि बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है। अब मुझे बोलो कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर है, ये एक दूसरे को पैरेलल है, अब बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ये भी एक दूसरे को पैरेलल है, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर भी Parallel. पैरेलल हो गए, यानी Parallel. थीटा विल बी 0. 0। सर मैंने वो ए बी साइन थीटा से किया है। कौन सा? सर ये ए बी साइन थीटा। चलेगा ना, उससे करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो भी लॉजिकली सॉल्व होता है। यस सर। ओके, हाँ, ए बी साइन थीटा से करेंगे फिर भी साइन थीटा इक्वल टू 0 अपन ए बी मतलब 0 ही आता है। ठीक है, फिर से सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि एक दूसरा पैरेलल है, दूसरा तीसरा पैरेलल है, तो पहला एंड तीसरा पैरेलल होना ही चाहिए। अजिंक्य, क्लियर? ओके, डन। तो यहाँ पे फिर से ये लॉजिकल पार्ट से हमने सॉल्व किया था। चलो इस तरह का और एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको बोला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी है। इन दैट केस कितना होगा एंगल? कमन फास्ट। वन 180। वेरी गुड, क्योंकि तभी तो माइनस साइन आता है। चलो बाकी लोग भी, आगे का आंसर 180। यहाँ पे हम 0 और 180 दोनों कंसीडर करेंगे पहली केस में, कि अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो थीटा एक तो 0 चाहिए, नहीं तो थीटा 180 चाहिए। ये तो क्लियर है सबको। लेकिन अब दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा है? अगर ऑप्शन में 0 भी है 180 भी है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें ये नेक्स्ट रिलेशन दिया है, और हमें मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। एंड इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा नहीं मतलब 1 है, एंड उसके साथ -1 है, तो कॉस ऑफ थीटा -1 दिया है, तो कॉस का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू -1 होती है? 180। 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे इन दोनों की बिटवीन का एंगल बनेगा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड इसी 180 को अपन रेडियन में पाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट, अगेन इसकी सिमिलर एक क्वेश्चन लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलो जाओ, कितने लोग कर पाते करो। सिंपल क्वेश्चन है, अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। सर 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री सर, 60 डिग्री। वेरी गुड, एक्सलेंट सनी। यस सर 60 डिग्री। 60 डिग्री बार। चलो नेक्स्ट, और कौन है? 2 लोगों के तो आगे आंसर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे √3 एज इट इज रहेगा, और ये बनेगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कैंसल, tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो tan का कौन सा एंगल √3 होता है? 60 हो गया फिर 60। चलो नेक्स्ट, आपको बोला गया है कि ए वेक्टर इज 2i कैप - j कैप +5k कैप। बी वेक्टर दिया है i कैप
प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और आगे बोला है कि व्हाट वेक्टर और विच वेक्टर टू बी एडेड टू a vector and b vector to get unit vector along x axis। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, छोटे बच्चों वाला, तीसरी के स्टैंडर्ड के बच्चों वाला। देखो कर पाते हैं क्या? पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन समझ में आना नेसेसरी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे की प्रोसेस बहुत सिंपल है। पेन हाथ में लो और शुरू हो जाओ। अनिरुद्ध की तरह मत करो, अनिरुद्ध बस लेक्चर दिखता है, पेन नोटबुक सब बाजू में है ना। नहीं बरोबर आहे का अनिरुद्ध? नाही सर। नाही का? बर, ऋषी तर खोटं बोलली म्हणजे। सर आता करतोय म्हणलं। गुड, व्हेरी गुड, फिरून आला आता, चांगलं करशील। देवेश काय प्रोग्राम बर्थडेचा बेटा? देवेश कुठे यायचं आम्ही? घरी। बर ठीक है, चलो फिनिश्ड। देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि आपको एडिशन करनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, इसमें कुछ तो ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे मुझे मालूम नहीं है, मैं उसको एक्स वेक्टर बोलता हूं। सो दैट इनके एडिशन क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मतलब कौन होता है? आई कैप। आई कैप। यानी कि I हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट इस तरह की है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल टू आई कैप, और मुझे चाहिए एक्स वेक्टर। तो मैं बस इनकी वैल्यू पुट करूंगा, तो ये बनेगा 2i कैप सॉरी माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर की जगह पे बी वेक्टर प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस एक्स वेक्टर मालूम नहीं, उसको वैसे रहने दो, इक्वल टू आई कैप। हे कळालं की मी काय केलं ते? चलो कमान फास्ट, क्लियर है? ओके, अब हमें मालूम है कि आई कैप में आई कैप ऐड होता, तो 2i कैप प्लस आई कैप। सर इसमें 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप ऐड किए तो i कैप। आंसर बोल रहे हो क्या? यस सर। करेक्ट आंसर को। चलो अपन भी आंसर कैलकुलेट करते हैं। 2i कैप प्लस आई कैप 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2j कैप मतलब माइनस जे कैप प्लस 2j कैप मतलब जे कैप प्लस जे कैप, 5k कैप प्लस माइनस k कैप मतलब 4k कैप प्लस एक्स वेक्टर एज इट इज है इक्वल टू आई कैप। ये स्टेप भी क्लियर है सबको? यस। अब मुझे जो एक्स वेक्टर चाहिए उसको मैं वहीं पे रखता हूं, बाकी सबको इक्वल टू के उस साइड में लेके जाता हूं, तो वो क्या बनेगा? आई वेक्टर एज इट इज। अब इधर प्लस 3i था, उधर जाके माइनस 3i कैप, इधर प्लस जे कैप था, इधर आके माइनस जे कैप, इधर प्लस 4k कैप था, इधर जाके माइनस ऑफ 4k कैप। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, आई कैप माइनस 3i कैप माइनस 2i कैप मतलब ये Minus वेक्टर j कैप। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में ऐड करेंगे, वेरी गुड देवेश, तो हमें यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा। देखो कितना सिंपल है। क्लियर? यस सर। यस। तो ये एकदम जो कंसेप्ट हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ भी डेटा इस तरह का दे सकते हैं। हमने जो पढ़ा है, यस तन्विषा करेक्ट है,
हमने जो पढ़ा है उसको इसी तरह से हर बार अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने बोला है कि अगर आप मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मार्केट में से कोई भी रेफरेंस बुक लेंगे तो एटलीस्ट 60 to 70% क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने ही चाहिए। पहले भी मैंने बोला था, अभी भी वही बोल रहा हूं, बस कीर्ति को समवॉट प्रॉब्लम आ रहे थे, उसके कुछ सॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके भी आगे होने चाहिए, ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करो, जरूरत नहीं उसकी, लेकिन कोई भी एक रेफरेंस बुक रखो और मॉड्यूल खत्म होने के बाद उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड और एक बात, एनसीईआरटी अगर परचेस की है तो रोज एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करो, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, कंसेप्ट यही पढ़ाई गई है, लेकिन जो एप्लीकेशन है, जो एग्जांपल्स है, वो एक बार बस उसका गो थ्रू करो और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए सॉल्व एंड अनसॉल्व वो सॉल्व करने का ट्राई करो। देवेश के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, लेकिन स्वप्निल शिरोडी से मैंने कंप्लेंट सुनी थी कि एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हो रहे। अजिंक्य सारी बेस्ट है बेटा, सबसे बेस्ट तो अपना मॉड्यूल है क्लास का, उसको छोड़ के बाकी भी बुक्स है वो बेस्ट है ना। सिंगेश की लो, डीसी पांडे की लो, है ना, प्रदीप लो, यस, ठीक है। तो एनसीईआरटी से भी आप ये क्रॉस चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, और एक पॉइंट हमें वेक्टर से रिलेटेड पढ़ना है, और इसको एट द एंड में इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि इतना कुछ खास इसके एप्लीकेशन नहीं है, बस है रिलेटेड, आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये। एक्चुअल में इस तरह का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के बाद एक्चुअल में हमें क्या होता है, मिलती है वॉल्यूम किसकी, पैरा ले लो, क्या ये पिपेड है ना, क्यूब की तरह होता है ना, 3 डायमेंशनल, यस। तो पैरालेलोपिपेड की जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका एक्सप्रेशन इस तरह से होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड जो जितना मैं बोल रहा हूं, जो जितना मैं लिख के दे रहा हूं एंड जितना मॉड्यूल में भी आपको प्रिंट करके दिया है, उसी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि इसके बाकी कंसेप्ट की तरह इतने कुछ ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, बस ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या होता है, टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड। अब पैरालेलोपिपेड मालूम होगा सबको, इस तरह से जो क्यूब होता है, क्यूब की जगह पे थोड़ा सा ऐसे ये इंक्लाइन होता है, मुझे डायग्राम बहुत अच्छी से आती है मालूम है आपको, इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। गुड, यस। तो ये क्यूब को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, ये बन गया पैरालेलोपिपेड। तो यहाँ पे इसकी साइड्स अगर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ऐसे 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है, तो इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने का ये एक्सप्रेशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। जैसे सेम पार्ट हमने देखा था कि पैरालेलोग्राम या फिर ट्रायंगल, उनके एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी हम ये वेक्टर का प्रोडक्ट का यूज करते थे। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो कि जैसे कि आपको ए वेक्टर दिया है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, सी वेक्टर दिया है सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप एंड सी जेड की कैप, सॉरी के कैप। तो इनका ये जो एक्सप्रेशन है उसका सिंप्लीफिकेशन सेम होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट का है, बस यहाँ पे पहले रो में आई जे के नहीं आता है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, आने वाले आंसर में आई जे के रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो होता है ए एक्स ए वाई ए जेड, देन बी एक्स बी वाई बी जेड, देन सी एक्स सी वाई सी जेड। ये कड़ा लगा, कहां से लिखा मैंने ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे, Yes, sir. यस अब इसको सिंप्लीफाई करने का रूल वही है, बस चेंज क्या हुआ, यहाँ पे आई जे के थे, उनकी जगह पे डायरेक्ट ए एक्स ए वाई ए जेड लेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब इनका सिंप्लीफिकेशन का जो आंसर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर क्वांटिटी में आई जे के नहीं होते, इसलिए हमें डायरेक्ट नंबर की फॉर्म में इसका आंसर मिलने वाला है। क्लियर? Yes. ठीक है, तो इससे रिलेटेड बस आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं।
कि अगर सर इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने मुझे नहीं समझा। क्या सर इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? मॉड्यूल में दिए बेटा, देखो मॉड्यूल देखा आपने, हाँ मॉड्यूल में सॉल्व करके भी दिए। मतलब आपको क्या करेंगे, एक 2 मिनट में मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर इक्वल्स टू देंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर देंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर देंगे आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो हम इनका डिटर्मिनेंट यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये ax ay aj की जगह पे कौन कौन आएगा, 1 1 2, बाद में 1 2 1, बाद में 1 3 2। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, 1 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 4 माइनस 3 मतलब 1। कीर्ति हाँ सर ये पहले समझा। करते थे ना, वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे आईजे के नहीं है। हो जाएगा आगे। हाँ सर समझ गया। यस सर। मॉड्यूल में शॉर्ट एग्जांपल दिए रेफरेंस के लिए, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड, एंड वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है। एक्चुअल आप ये प्रोडक्ट करो, ऐसे क्वेश्चन कभी आते नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, देखो कि अगर इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा। वेरी गुड देवेश। सर वॉल्यूम 0 होगा उसका। ये जो पैरालेलोपिपेड था उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी, 0 रहेगी, बराबर। यस। एंड उसकी वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ये तीनों क्या थे, कोप्लेनर। अभी जो डायग्राम थी ना, ए वेक्टर ऊपर था, बी एंड सी एक प्लेन में थे, लेकिन वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में ही है। इसलिए क्या होता है कि आपको क्वेश्चन देते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ऐसे 3 वेक्टर देते हैं और बोलते हैं कि गिवन वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है, चेक करो। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है देन दे आर कोप्लेनर, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब दे आर नॉन कोप्लेनर। क्लियर। यस Yes. सर। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और मैंने बोला वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन उसकी कुछ एप्लीकेशन नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते नहीं है, हम उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। इसका एप्लीकेशन है क्योंकि इसको यूज किया जाता है टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड। ओके, अब इसी से रिलेटेड और एक कंसेप्ट आती है जो कीर्ति ने पहले रिमाइंड करके दी थी मुझे, और जिसका हम कभी यूज नहीं करते, इसलिए मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था। दैट वाज लैमिस थ्योरम, है ना कीर्ति। यस जब मैं सर। डायरेक्शन कोसाइन एक्सप्लेन कर रहा था तब आपने बोला था कि यही लैमिस थ्योरम है क्या, तो लैमिस थ्योरम उसके सिमिलर दिखता है, लेकिन थोड़ी सी कंसेप्ट अलग है। लैमिस थ्योरम मतलब एक थ्योरम है जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन ये हेल्प करने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि जो वेक्टर है वो कोटर्मिनस चाहिए या फिर कोटर्मिनल चाहिए। कोटर्मिनल मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट सेम चाहिए, ठीक है। उसके साथ उनके वजह से जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो सारे इक्विलिब्रियम में चाहिए। अब इक्विलिब्रियम समझ में आता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की मीनिंग समझती है क्या, क्या होता है इक्विलिब्रियम। इक्वल। यस सर। इक्वल नहीं, जिसका नेट इफेक्ट 0 होता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मोबाइल है, मैं क्लियरिटी चेक करने के लिए लिया था, अब मैंने ये हाथ में पकड़ा है, तो ये जहां पे पकड़ा है वहीं पे रह रहा है, तो इस पोजीशन पे इस मोबाइल के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस है नहीं, या फिर जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए मोबाइल, पहला स्टेटमेंट है, एंड दूसरा द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द मोबाइल आर इन इक्विलिब्रियम। व्हिच वन इज करेक्ट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन मोबाइल आर इन इक्विलिब्रियम, बराबर। क्योंकि हमें मालूम है मोबाइल है, उसका मास है, मतलब इसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है जो mg होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बराबर है। मतलब फोर्स को अपन रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन ये गिरना नहीं चाहिए, इसलिए मैं हाथ से पकड़ रहा हूं इसको,
ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे खींच रहा था उसको बैलेंस करने के लिए मैं हाथ से एक फोर्स जो इसको वर्टिकली अपवर्ड खींच रहा है वो अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मैं एकदम ताकत से नहीं खींच रहा हूं, मैं उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जितना ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई हो रहा था। यानी कि यहाँ पे दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन आ गए जिनका नेट इफेक्ट 0 हो रहा है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में। क्लियर? तो यस सर। उसी तरह से कोई भी एक पॉइंट आपको दिया है और आपको बोला है कि उसके ऊपर इस तरह से तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ये है P वेक्टर, ये है Q वेक्टर, ये है R वेक्टर। इनके बिटवीन के एंगल आपको दिए है अल्फा, बीटा, गामा। क्या ये PQR are three forces acting at a body placed at point P which is in equilibrium? Then इस तरह का उनका एंगुलर सेपरेशन है। तो ये लैमिस थ्योरम क्या बोलता है कि यहाँ पे जो है P अपॉन साइन अल्फा, सॉरी P अपॉन साइन गामा, मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका जो अपोजिट साइड में एंगल होगा उसका साइन थीटा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू R अपॉन साइन बीटा। ये रेशो वहां पे मेंटेन होता है। क्लियर? यस सर। अब इसमें से क्या होता है, आपको QR, PQR इसमें से कोई भी दो वेक्टर देते हैं, एक अननोन रखते हैं एंड ये तीनों एंगल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम उनको अगर इक्वेट करेंगे तो इजीली हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन प्रेफरेबली हम करते क्या है, इन जनरल जब ये क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है हम इसको रिजोल्यूशन की मेथड अप्लाई करके फिर सॉल्व करते हैं। ऐसे इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं तो आपको मालूम है रिजॉल्व करके सिंप्लीफाई कैसे करना है। वो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की वजह से इजी लगता है तो हम वो फॉलो करते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी आंसर उसका आ सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि तीनों फोर्सेस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में चाहिए। क्लियर सबको? यस सर। तो यहाँ पे एक्चुअल जो कंटेंट है, कंसेप्चुअल कंटेंट अबाउट वेक्टर, जिसको अपन सेपरेट करके पढ़ रहे थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने बोला है कि वेक्टर यहाँ पे खत्म नहीं होगा, वेक्टर यहाँ पे शुरू होगा, क्योंकि इसके बाद में जो भी टॉपिक्स आएंगे हर एक टॉपिक में हमने जो कंसेप्ट पढ़ी है उनको हमें नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई करना है। इसको कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है? लास्ट के टॉपिक तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक, हमें वेक्टर के एप्लीकेशन से वेक्टर को अप्लाई करना है। इसलिए यहाँ से वेक्टर का डिस्कशन शुरू हुआ है। तो जो लास्ट वेक्टर के आई थिंक 7 to 8 लेक्चर हो गए होंगे, है ना, उसको एकदम ध्यान से प्रिपेयर करो, फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है ना? तो उसको एक बार क्लियर कर लेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि जो कल अपन शुरू कर रहे हैं न्यू टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, तो उस टॉपिक में एक भी कंसेप्ट हम नए नहीं पढ़ने वाले। वही है जो वेक्टर में पढ़ा है, वही जो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, कैसे वो आपको कल के लेक्चर में समझ में आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? फिर तो कल की डेडलाइन थी आपकी होमवर्क कंप्लीट करने की, लेकिन मैंने रिव्यू देके बहुत लोगों का होमवर्क पेंडिंग है। तो सब लोगों का होमवर्क का क्या स्टेटस है, एज अर्ली एज पॉसिबल मुझे पर्सनल पे रिपोर्ट करो। फिर हमें एक्सप्लेनेशन सेशन में कंसेप्ट एप्लीकेशन के डाउट्स एंड और कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना है। ठीक है? यस देवेश, तुम्हारा हो गया बेटा, कुछ लोगों का पेंडिंग है, एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करो, अदरवाइज आपका होमवर्क फिर उसका डाउट्स का पार्ट क्लियर नहीं होगा। चलो, सो कल हम मोशन इन ए प्लेन के बारे में डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। सर एक्सप्लेनेशन सेशन है का आज? यस सर